ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की चर्चित कविता। ब्रह्म राक्षस एक ऐसी स्थिति की ओर संकेत करती कविता है जिसमें सोचा बहुत कुछ जाता है और कार्य रूप में परिणित करने की पहल बहुत बहुत कम। इसी मनोभूमि को ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस के प्रतीक से मुक्तिबोध सामने लाते हैं। एक बावड़ी है समय की, मौजूदा यथार्थ की है और इस यथार्थ में सब कुछ उलझा उलझा है। साफ कुछ भी दिखलाई नहीं देता और बावड़ी है कहां? शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त, जिधर कोई भी नहीं आता। सबने छोड़ दिया है अनदेखी की, न किए जाने वाला सन्नाटा है। इस बावड़ी में समय के सवाल को हल करने वाले की इच्छाएं डूबी हैं। वही बार बार आता है सतह पर और फिर गहरे स्याह जल में उतर जाता। यह कोई और नहीं, वही है जो निरंतर अपने भीतर ही भीतर समय के हालातों को हल करने के लिए जूझता रहा, संघर्ष करता रहा। इस तरह संघर्ष में वह एकदम से अकेले ही बना रहता, अपने ही पागल प्रतीकों और इच्छाओं को लिए लिए लड़ता रहा। यूं भी कहा जाना ठीक लगता है कि सवालों के हल के लिए सामाजिकता के मैदान में न उतरकर एक व्यक्ति को बौद्धिक संघर्ष का कैसे अंत होता है, इसे भी ब्रह्म राक्षस के प्रतीक में देखा जा सकता है, देखा जाना चाहिए। ब्रह्म राक्षस जो कि करना बहुत कुछ चाहता है, उसकी इच्छाएं पूरी तरह से सामाजिक संवेदन से डूबी हुई हैं, पर अपनी अहमन्यता में और समाज से न जुड़ पाने के कारण अपने बौद्धिक विमर्शों को लिए लिए अकेले में ही बियावान में घूमता रहा और एक अपनी आत्मा के सच को सामाजिक जगत का सच न बना पाने के कारण वह सवाल हल करते करते ही अपने कमरे में मरा पाया गया। वह पसरा पड़ा है और इस तरह सूनी बावड़ी के में अपने को रख पश्चाताप कर रहा है। बार बार वह अपनी इच्छाओं को न कर पाने के कारण अपनी उपस्थिति को पाप योनि से जोड़ते हुए बराबर अपने को स्नान कराता है। बार बार छपाछप खुद को धोता है, साफ करता है, पर साफ जाहिर है कि जमाने ने यदि हमको कोई दायित्व दिया है, कोई अवसर दिया है, तो उसे पूरा करने का कर्तव्य भी हमारा होना चाहिए। हम केवल सोचते रहें बेहतर कल के लिए
तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आप देखिए कि ब्रह्म राक्षस क्या कर रहा है। ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह हाथ के पंजे बराबर, बांह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ फिर भी मैल फिर भी मैल। यह जो मैल है वह छूटती नहीं। ब्रह्म राक्षस लगातार ये कोशिश करता है, बावड़ी के जल से अपने को धोता है, स्नान करता रहता है कि उसके ऊपर जो मैल चढ़ी हुई है कुछ न कर पाने की वह धुल जाए, पर नहीं धुलता। केवल सोचते रहने से कि बेहतर कल के लिए कुछ नहीं होने वाला है। यह कविता मनुष्य की इसी मुक्त दशा और मुक्तावस्था को रेखांकित करना चाहती है, जिसके अभाव में व्यक्ति की जगह ब्रह्म राक्षस का प्रतीक बन जाता है, जो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ सोचता है, पर वास्तव में कुछ नहीं कर पाता। आखिर यह सब क्यों होता है? इसी सवाल की पड़ताल मुक्तिबोध का कवि मन इस कविता में करता है। कविता में सभ्यता के वे सारे ऊंचे प्रतिमान और उदाहरण हैं जहां से बहुत कुछ सीखा और समझा जा सकता है। वे सारे दार्शनिक व ज्ञानी जिनसे सभ्यताएं अपने विकास क्रम का रास्ता खोजती हैं, और व्यक्ति मन इसी कारण मार्क्स, एंगल्स, स्टैनबी से लेकर गांधी और सार्त्र तक विचारों की आंधी में रोज रोज भटकता मन न जाने कहां कहां चला जाता, फिर भी कुछ नहीं होता। सब का सब सारी सभ्यताएं वैसी की वैसी रहती हैं, क्योंकि विचारों की वैचारिकी में डूबे रहने से कुछ नहीं होता, बल्कि इनसे बाहर निकलकर जब हम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए समाज में जाते हैं, समाज के लोगों का साथ लेते हैं, तभी वास्तव में कोई भी समस्या अपना हल ढूंढ पाती है। यही सही मायने में सभ्यता को समझने, जांचने का एक माध्यम होता है। इस तरह से हम संसार को समझ पाते हैं। यहां कवि बार बार कहता है कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल गुण शिष्य होना चाहता हूं, क्योंकि उसके निष्कर्षों को सही तलक पहुंचा सकूं। ब्रह्म राक्षस के पास क्या था कि वह सोचता ही रहा और उलझते उलझते एक दिन मारा गया। यह बौद्धिकी का अंत नहीं होना चाहिए, बल्कि बौद्धिकी चिंता को सामाजिक जीवन देने का काम ही सही मायने में व्यक्ति और कविता का होता है। एक कविता सार्थक ही तब होती है जब वह हमारे सामूहिक सोच को प्रकट करने के साथ साथ हमारे सामाजिक कर्म का भी हिस्सा बने। जब कविता सामाजिक कर्म को लेकर जीवंत हो उठती है, तो सही मायने में वह व्यक्ति के व्यक्तित्वांतर को सामने लाती है और उसके आत्मिक सदिच्छाओं को भी फलित करने का भी कारक बनती है। इसलिए मुक्तिबोध की कविताएं केवल बौद्धिक विमर्श के लिए नहीं हैं, बल्कि बौद्धिक विमर्श के रास्ते अपने आत्मचेतस रूप में विश्व बोध की व सामाजिक बोध के रूप में समाज को नए सिरे से रचे जाने के लिए सजग करती हैं। और इस तरह ये कविताएं समय का सार्थक इतिहास लिखे जाने का भी काम करती हैं। एक तरह से यह कहा जाना ज्यादा उचित लगता है कि मुक्तिबोध का कवि मन और उनका सामाजिक संवेदनशील मन एक भाव भूमि से बेचैन होकर
नए सिरे से हमारे समकाल का इतिहास लिखने का काम करती है। मुक्तिबोध बार बार ये कहते हैं कि वह जो ब्रह्म राक्षस था, जो सोचता बहुत कुछ था, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह सभी तरह के गुरुओं के पास गया, भटका, किंतु युग बदला, वह आया कृत व्यवसायी, लाभकारी कार्य में वे धन में से हृदय मन। और इस तरह होता क्या है कि उसका कोई भी साथ नहीं देता और वह अकेला गणित के सवालों को हल करते करते एक दिन मारा जाता है। यदि मुक्तिबोध का कवि मन यह कह रहा है कि यदि उससे मैं मिल लेता, यदि वह मेरे सामने आता, तो मैं स्वयं उसकी व्यथा को जीकर बताता कि उसका मूल्य क्या है। और इस तरह से वह आंतरिक और बाहरी दुनिया के संघर्ष में एक दिन पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच। और क्या होता है कि वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई, वह सदा के लिए चला गया। जो संसार को बदलने के लिए सोच रहा था, वह सोचते सोचते ही रह गया, क्योंकि उसने अपने सोचे हुए विचारों को सामाजिक कर्म का रूप नहीं दिया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ? मुक्तिबोध की यही चिंता है कि वह बराबर उस व्यक्ति की तलाश करते हैं, उस मन की तलाश करते हैं जो अपने बौद्धिक विमर्श को सामाजिक विमर्श का, सामाजिक कर्म का हिस्सा बनाए। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर्शित होना चाहता हूं, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। यानी जो कुछ ब्रह्म राक्षस सोचता था, उसको उसका शिष्य होकर मैं उसके निष्कर्ष को, उसके सामाजिक संवेदन को सही भूमि पर मैं पहुंचा सकूं। इस इतिहास में बौद्धिक वर्ग के सामाजिक व सचेत बौद्धिक जीवन व कर्म को सामने लाने की तीखी बहस है, जिस ओर मुक्तिबोध की यथार्थ बोध की कविताएं गहन संवेदना के साथ बराबर इशारा करती रहती हैं। इसमें सबको साथ लेकर चलने की सामाजिक सच्चाई को सामने रखा गया है। मुक्तिबोध का कवि मन सामाजिक संवेदन का वह कवि मन है जो अपने सोचे हुए को, अपने आभ्यंतरिक सच को सामाजिक सच का हिस्सा बनाना चाहता है। और यही मुक्तिबोध की दुनिया में, मुक्तिबोध के कविता संसार में आत्म और बाह्य संघर्ष का एक परिणाम के रूप में सामने आता है।